आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स आए हैं हमारे वीडियोस पे उनको लेके देखेंगे कि उनके क्या क्या आंसर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर, बॉन्ड की सर्विस करते हुए कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ? तो देखिए, जब भी आप एमबीबीएस के बाद या पीजी के बाद जब भी आप किसी स्टेट में बॉन्ड करते हैं तो वहाँ पे जो सैलरी होती है ना, वो स्टेट के हिसाब से जो है ना वो वेरी करती है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप बिहार में बॉन्ड करते हैं तो बिहार में जो एसआर की जो सैलरी है वो लगभग, या जेआर, दोनों की ही सैलरी लगभग 67 to 70,000 के बीच में, तो इतनी ही बॉन्ड करते टाइम मिलती है। उसी के बाद अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में जो सैलरी है वो लगभग 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो वहाँ उतनी सैलरी मिलती है। तो जनरली जो, अगर सब देखा जाए तो देखो, सबसे कम जो सैलरी है मेरे ख्याल से बिहार के अंदर ही है एसआर की। पर और साउथ का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि साउथ में मैंने सुना है कि सैलरी काफ़ी कम मिलती है और शायद ये बात सच भी है। तो नॉर्थ इंडिया की जहाँ तक बात करूँ तो जो स्टेट्स हैं उनमें जो सैलरी लगभग 90,000 के आसपास तो मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, मेरा नीट में 630 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी है, क्या सर जीएसवीएम कानपुर मिल जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपसे ऊपर जिनकी रैंक है वो कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे ऊपर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी से हैं और वो सब लोग भी केजीएमसी और कानपुर लेना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में जब कॉलेज कोई लेता है तो केजीएमसी कानपुर, केजीएमसी लखनऊ का तथा वो जीएसवीएम कानपुर, ये काफ़ी लोग उठाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी जिस भी लोगों को सीट को लेके डाउट है, मैं बोलूँगा कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए। आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि भाई आपको किस सीक्वेंस में कॉलेज चाहिए। जैसे यूपी की बात करें जैसे आपके लिए, तो ऊपर केजीएमसी रख दीजिए, उसके बाद कानपुर रख दीजिए, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हालांकि 100% गारंटी के बाद 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि जीएसवीएम कानपुर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बट आप एक अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट सभी लोग बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ मुझे सर अच्छा, ये काउंसलर का नंबर मांग रहे हैं, इनको काउंसलर से बात करनी है। तो देखिए, जहाँ तक काउंसलर की बात है तो मेरे साथ हुआ था। मैंने आज से पहले 3-4 स्टूडेंट्स की मुझे और फ़ोन आए थे जिनको काउंसलर का नंबर दिया था। बट दिक्कत क्या होती है कि ना, देखिए, काउंसलर जो होता है ना उसकी एक फ़ी होती है। भाई वो भी अपना ऑफिस खोल के बैठा है, उसका भी कुछ काम है, तो फ़ी तो वो लेगा ही। तो अक्सर बच्चे लोग ना फ़ी नहीं देते, वो चाहते हैं कि फ्री में काउंसलिंग मिल जाए। और फ्री में, देखिए, फ्री में अगर आप अच्छी काउंसलिंग लेना चाहेंगे ना अच्छे काउंसलर से, तो बहुत ही मुश्किल है। मेरा लाइफ में एक एक्सपीरियंस है कि कोई भी चीज़ ना फ्री में उतने अच्छे से नहीं मिल पाती। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको करियर काउंसलर से बात करनी है, अगर उनको या तो आप खुद से गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपके शहर में कोई ना कोई अच्छा होगा। पूरे इंडिया में आजकल तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो कोई ना कोई होगा। अगर नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको काउंसलर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मैं इस साल बीडीएस ज्वाइन करके अगले साल नीट निकाल कर एमबीबीएस पा गई तो क्या कुछ फाइन लगेगा टू लीव माई बीडीएस सीट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज? अच्छा, इनका बोलना है कि ये इस साल, सपोज कीजिए, इन्हें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीडीएस मिल गया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में बीडीएस मिल गया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये तैयारी करते रहना चाहती हैं और अगले साल नीट अगर इन्होंने निकाल लिया और अगर इनको एमबीबीएस मिलता है तो इन्हें अपनी बीडीएस की सीट छोड़नी होगी। तो बीडीएस की सीट छोड़ने के बाद ये पूछेंगे कि क्या बीडीएस की सीट छोड़ने से कोई पैसा देना होगा? तो मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल देना होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए आप ना एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए। एमसीसी की वेबसाइट पे जो कॉलेज आप बीडीएस में लेना चाहते हैं उस कॉलेज पे जाके आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे बॉन्ड का एक आइकन है, तो वहाँ पे जब आप बॉन्ड खोलेंगे तो वहाँ पे उस बॉन्ड में क्लियरली लिखा होगा कि बीडीएस की सीट छोड़ने पे कोई बॉन्ड है या नहीं है। तो ये आप आसानी से एमसीसी की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज में मेरे ख्याल से सीट लिविंग बॉन्ड है कि अगर आप सीट को वेस्ट करते हो, अगले साल छोड़ देते हो, क्योंकि अगर ये बीडीएस ज्वाइन करके नेक्स्ट ईयर छोड़ेंगी तो वो तो सीट खराब हो गई ना। तो उसके लिए हो सकता है इन्हें कुछ पे करना पड़े। कंफर्म करने के लिए एमसीसी की वेबसाइट पे कॉलेज में जाके बॉन्ड को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद है, सर बीडीएस वर्सेस बीएएमएस कौन सा बेटर होगा ज्वाइन करने के लिए, एज मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा? देखिए, अगर आप मेरी राय में पूछेंगे, अगर एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो मैं हमेशा बीडीएस को ही प्रेफरेंस देता हूँ। बट हाँ, यहाँ पे एक बात और है। अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप गांव विलेज में या देहात में अगर आप सेटल करना चाहते हैं, तब मैं बोलूँगा कि अगर आप गांव देहात वाले को बीएएमएस प्रेफर करनी चाहिए। रीज़न क्या होता है कि अगर आप गांव में क्लिनिक खोलते हैं, बहुत ही छोटे टाउन में क्लिनिक खोलते हैं, तो वहाँ पे उतने लोग डेंटल डॉक्टर को दिखाने नहीं आते, अवेयरनेस थोड़ी कम होती है। पर वहाँ पे बीएमएस डॉक्टर को दिखाने काफ़ी पेशेंट आता है, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस चल जाती है। बट अगर आप किसी शहर में खोल रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको
आप BDS प्रेफर कीजिए अगर आपको एक बड़े शहर में शटल करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इफ़ मेडिकल कॉलेज मिल गया फिर भी क्या दोबारा नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं मेडिकल कॉलेज पर रह के? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप MBBS कर रहे हैं, अगर आपको नीट मिल गया है या कोई भी कोर्स मिल गया MBBS BDS, तो बिल्कुल आप फिर से नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तक तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रोविज़न है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, एक बात है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको फिर से नीट में MBBS मिली और आपने पहले कॉलेज से MBBS छोड़ा, तब आपको एक बॉन्ड के रूप में कुछ पैसा ज़रूर पे करना पड़ेगा। वो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, कहीं आपको 5 लाख देना है, कहीं आपको 10 लाख देना है, पर हाँ आपको एक पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी। वो आप वही MCC की वेबसाइट पे जाके जो कॉलेज है, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसमें अंदर जाके वहाँ पे एक बॉन्ड होगा, उसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है सर आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS इफ़ वी गेट अ गवर्नमेंट PG सीट इन सेम स्टेट सो देन कैन वी स्किप द बॉन्ड और कैन वी कंप्लीट द बॉन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग PG? देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे ये MBBS में एडमिशन ले लेते हैं, नहीं सॉरी, MBBS करने के बाद अगर इनको सेम स्टेट में, जिस स्टेट में इन्होंने MBBS किया है, जहाँ पे इनका MBBS के बाद का बॉन्ड है, अगर वहीं इनको PG मिलती है तो क्या वो बॉन्ड इनको करना पड़ेगा, PG के बाद ये बॉन्ड कर सकते हैं? तो देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में अगर आप MBBS करते थे तो आपको 1 साल का बॉन्ड करना पड़ता था उसके बाद। पर अगर आप PG निकाल लेते हो तो इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना तक करती थी कि आप कहीं, चाहे आप इंडिया में कहीं भी PG निकालो, आप PG करके आ जाओ और PG के बाद आके बॉन्ड कर लेना। पर कुछ और स्टेट है, जैसे कि आसाम की बात करूं तो आसाम में अगर आपको आसाम में PG लेना है तो आपको पहले आसाम के अंदर जो रूरल बॉन्ड है वो करना पड़ेगा, तभी आप PG के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो ये जो चीज़ें ना ज़्यादातर स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, पर ज़्यादातर स्टेट में ये होता है कि पहले आप MBBS के बाद जो बॉन्ड है उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको PG में एडमिशन मिलेगा। अक्सर ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर यही होता है। बाकी आपको अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप MCC की वेबसाइट पे जाके कॉलेज में बॉन्ड वाला जो सेगमेंट है उसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर will it be good option if I take educational loan for MBBS in private college and that I will be paying after my job? Yes, definitely। इनका बोलना है कि ये प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने के लिए लोन ले सकती हैं, क्या वो एक अच्छा आइडिया है? बिल्कुल ले सकती हैं लोन। आप ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से MBBS किया और लोन लेके किया और उन्होंने अपने लोन को उसके बाद आसानी से रीपे भी कर दिया। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ESIC, ये ESI हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। ESI वैसे तो सेंट्रल का है, पर इस पे स्टेट वाला ही बॉन्ड लगेगा। मतलब पूछना चाहते हैं कि ESI जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, बट उन पे बॉन्ड कौन सा लगेगा? तो देखिए मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप MCC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारे ESI हॉस्पिटल्स के सामने उनके बॉन्ड का जो स्टेटस है वो दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे बॉन्ड को पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखा होगा वही बॉन्ड लागू होगा। और अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अगर आप ESI हॉस्पिटल के पास में रहते हैं उस कॉलेज के जहाँ आप लेना चाहते हो तो वहाँ पर्सनली भी जाके वहाँ के डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई गेव नीट 2021, इनकी 490 कैटेगरी है, इनकी जो शायद रैंक है ये मैं समझ नहीं पा रहा है क्या लिखा है इन्होंने। आई एम गेटिंग GMC नंदुरबार, इनको उम्मीद है कि इनको GMC नंदुरबार मिल जाएगा। तो इनका पूछना है कि हाँ, तो देखिए इनका क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली इनको जो कॉलेज मिल सकता है इनकी रैंक पे वो है GMC नंदुरबार। बट ये बोल रहे हैं कि ये कॉलेज जो होता है, जो महाराष्ट्र में जो टोटल 25 कॉलेज हैं उनमें से लास्ट 3rd रैंक पे आता है, तो इनको यहाँ से MBBS करना ठीक होगा कि नहीं होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको MBBS मिल रही है तो उसके कॉलेज कोई भी मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर आप किसी भी कॉलेज से MBBS करो, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है MBBS आपने किया नहीं किया। कभी भी इस बात पे MBBS नहीं छोड़नी चाहिए कि आपको बेकार कॉलेज मिला या अच्छा मिला। सारे कॉलेज ठीक है, MBBS में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कॉलेज से मिले आपको MBBS कर लेनी है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ये 1st रैंक का कॉलेज है, 3rd रैंक का है, आप बस MBBS कीजिए। लाइफ उसके बाद बहुत बड़ी है, आगे बहुत कुछ है करने के लिए। एक और है सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ MBBS वर्सेस BDS। देखिए जहाँ तक MBBS और BDS की बात है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि MBBS जो है वो इज़ फार फार बेटर देन
BDS, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, MBBS BDS से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। चाहे कोई भी बात कर लो, चाहे आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लो, चाहे सैलरी की बात कर लो, कितना पैसा कमाना है, सब में MBBS बेटर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी को अगर BDS मिला है तो वो ख़राब हो जाएगा। BDS भी ख़राब नहीं है। जो लोग, मैं इतने बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ BDS को, जो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और वो काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने काम से। तो ब्रांच या आपका फील्ड बुरा नहीं है, आप उसमें कितने अच्छे हैं वो मैटर करता है। अगर आप एक एवरेज MBBS मेडिकल डॉक्टर हैं और तो आपसे ज़्यादा बेटर वो होगा जो एक बहुत अच्छा BDS डॉक्टर है, वो आपसे बेटर होगा। ठीक है, तो ज़रूरी ये बात है कि आप अपने फील्ड में अच्छे हैं या नहीं है। बट हाँ, अगर इन जनरल बात करेंगे MBBS वर्सेस BDS की, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, MBBS अपॉर्चुनिटी बोलो, सैलरी बोलो, सब चीज़ में BDS से हमेशा आगे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई एम गेटिंग 615 जनरल एंड आई एम फ्रॉम पंजाब, कैन आई गेट IGMC शिमला इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग? ओके, तो इनका बोलना है कि इनके 615 नंबर हैं और आ रहे हैं इनके, और इनको ये पूछना चाहते हैं कि इनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में शिमला मिल पाएगा कि नहीं। तो देखिए, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपसे पहले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको IGMS शिमला चाहिए, जिनकी रैंक आपसे ऊपर आएगी। और कॉलेज तो वाकई में बहुत अच्छा है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ट्राई कीजिएगा, सारे अपना जो प्रेफरेंस है उसको बना के रखिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप काउंसलिंग में अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट है सर, मैं आसाम का डोमिसाइल हूँ और आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS अगर मुझे दूसरे स्टेट से PG करना हो तो बॉन्ड के मुताबिक नहीं कर सकता क्या? देखिए, आसाम का जो बॉन्ड है उसमें ऐसा है कि पहले आप आसाम का, अगर आप सपोज करो आप ना बाहर से PG करना चाहते हो, ओके, जैसा मेरे केस में था, मैंने अपनी जो MBBS है वो आसाम से की, पर मैंने आसाम में कोई भी बॉन्ड नहीं किया। तो जब मैंने आसाम में कोई बॉन्ड ही नहीं किया तो मुझे आसाम का जो स्टेट कोटा है उससे कभी भी वहाँ पे PG नहीं मिल सकती थी। तो मैंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने अपनी PG की, वो मैंने ऑल इंडिया AIPG से की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आप आसाम में बॉन्ड नहीं करेंगे तो बस इतना होगा कि आप आसाम के स्टेट कोटा से आसाम में PG नहीं ले सकते हैं, बट आप ऑल इंडिया कोटा से, नीट से कहीं भी PG कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, और बाकी अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिएगा, या गुवाहाटी में आप खानापारा में जाके जो आसाम की जो स्टेट काउंसिल है वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर मैं एम्स से MD करता हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से वो मेरा हॉस्टल फ़ी कट कर लेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल कट कर लेंगे। देन मैं रिमेनिंग स्टाइपेंड को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग न्यू फ़ोन, TV एक्सेट्रा, या वो पैसे मैं सिर्फ कॉलेज में ही यूज़ कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि PG में जो स्टाइपेंड मिलता है, जब आप उसमें से हॉस्टल का पैसा भी काट लेते हो तो ठीक है, वो लगभग मेरे ख्याल से 90 से लेके 1 लाख के आसपास आपके अकाउंट में आएगा, शायद 1 लाख के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप, उससे मतलब नहीं है कि वो पैसा, आप एक बार जब पैसा आपके अकाउंट में आ गया तो उससे मतलब नहीं है आप उसको कहीं भी खर्च कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसको कॉलेज में ही खर्च करेंगे, तो ये बिल्कुल ही आपका ऐसा सोचना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।